बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं पादप जगत के बारे में। पादप जगत के जो सदस्य होते हैं ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इनमें भोजन संश्लेषण के लिए लवक पाया जाता है जो विशेष प्रकाश संश्लेषी उपकरण होते हैं। इनकी कोशिकाओं में रिक्तिकाएं उपस्थित होती है तथा इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। पादप जगत के सदस्य जो होते हैं ये विषमपोषी भी होते हैं। तो विषमपोषी पादप जो होते हैं ऐसे पादप जो अपने लिए भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं, ये विषमपोषी होते हैं। तो विषमपोषी में ये परजीवी हो सकते हैं या मृतोपजीवी हो सकते हैं या कीट भक्षी हो सकते हैं। तो यहाँ पर परजीवी का एग्जाम्पल आप जानते हैं अमर बेल है। बिटकर महोदय के अनुसार जो पादप जगत होते हैं इनको 3 प्रभाग में बांटा गया है। पादप जगत के 3 प्रभाग हैं। पहला है शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा ट्रैकियोफाइटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे शैवाल के क्या लक्षण होते हैं। शैवाल जो होते हैं एल्गी या शैवाल ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। यह ऐसे जीवधारी होते हैं जिनका शरीर जो होता है वह सुकायवत होता है, सुकायवत या थैलस नुमा होता है। ये थैलस और सुकाय क्या होता है देखें, जब किसी पादप शरीर को हम जड़, तना और पत्ती में विभेद नहीं कर पाते हैं तो ऐसा शरीर जो होता है वह सुकायवत या थैलस नुमा शरीर कहलाता है। तो शैवाल जो होते हैं वह थैलस शरीर वाले होते हैं। इनमें संवहन अंग नहीं पाए जाते हैं। संवहन अंग जाइलम फ्लोएम के रूप में होते हैं तो ये इनमें अनुपस्थित होते हैं। शैवालों में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वह सेल्यूलोज की बनी हुई होती है या सेल्यूलोज के किसी रूपांतरित रूप की बनी हुई होती है। शैवाल जो होते हैं ये अपने भोजन को स्टार्च के रूप में जमा करके रखते हैं। शैवालों में जो प्रजनन क्रिया होती है उसमें 3 प्रकार की प्रजनन क्रिया पाई जाती है। कायिक या वर्धी प्रजनन होता है इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है और इनमें लैंगिक प्रजनन भी उपस्थित होता है। शैवाल जो होते हैं इनका जीवन चक्र जो होता है इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण मतलब एक ही जीवन काल में 2 अलग अलग रूपों में ये उपस्थित होते हैं और इनका प्रभावी रूप जो होता है वह होता है इनका युग्मकोद्भिद और अप्रभावी रूप में होता है इनका बीजाणुद्भिद। युग्मकोद्भिद जो होते हैं वह युग्मक निर्माण करते हैं और बीजाणुद्भिद होते हैं वो बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। ये शैवाल जो होते हैं जब इनमें निषेचन की क्रिया होती है, दोनों युग्मक मिलते हैं तो जब निषेचन होता है तो इनमें जो युग्मनज बनता है वह भ्रूण में परिवर्तित नहीं होता है और इनमें जो जनन अंग पाए जाते हैं उनमें बंध्य जैकेट का आवरण नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार ये शैवाल जो होते हैं इनके यह महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। अब देखते हैं कि शैवाल जो होते हैं इनमें प्रजनन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं उनके द्वारा प्रजनन की कायिक प्रजनन या वर्धी प्रजनन की जो विधि पाई जाती है उनमें ये क्या करते हैं विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं, अर्थात समसूत्री विभाजन करेंगे और 2 खंडों में शरीर जो है वो बढ़ जाता है। जो तंतुमय शैवाल होते हैं, सूत्रवत शैवाल होते हैं, वे खंडन विधि के द्वारा वर्धी प्रजनन करते हैं। इनका शरीर खंडित होता है और खंड जो होते हैं वो विकसित होकर के नया शैवाल बनाते हैं। शैवालों में अलैंगिक प्रजनन जो होता है उसमें बीजाणु निर्माण की क्रिया होती है। बीजाणुओं का निर्माण किया जाता है
जो बनते हैं बीजाणु धानी में। ये बीजाणु जो होते हैं वो चल होते हैं, जो स्पोर्स कहलाते हैं, चल बीजाणु के रूप में पाए जाते हैं। शैवालों में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है और इनमें जो युग्मक होते हैं वे आपस में संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। इनमें जो लैंगिक प्रजनन होता है इसमें जो जुड़ने वाले संलयित होने वाले युग्मक होते हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं समयुग्मकी या इसको कहा जाता है आइसोगैमस। आइसोगैमस या समयुग्मकी जो होते हैं इसमें दोनों युग्मक जो होते हैं वो रचना में समान होते हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से कैसे होते हैं, ये भिन्न होते हैं। कार्य की दृष्टि से ये दोनों युग्मक जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, तो ये कहलाता है क्या, समयुग्मकी या आइसोगैमस। दूसरा है असमयुग्मकी। असमयुग्मकी या एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस जो होते हैं इनमें दोनों युग्मक जो होते हैं वे असमान आकार के होते हैं। कार्यकी में भी तो भिन्न होते ही हैं, आकार में भी ये कैसे होते हैं, असमान होते हैं। तीसरा प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है, तो जो युग्मक आपस में मिलते हैं वो कहलाते हैं विषम युग्मकी या उगैमस। विषम युग्मकी या उगैमस जो होते हैं इसमें जो युग्मक होते हैं उसमें से नर युग्मक जो होते हैं वे चल होते हैं और आकार में छोटा होते हैं। चल गतिमान होते हैं वे, जबकि मादा युग्मक जो होती है वो कैसी होंगी, अचल होती है और आमाप में बड़ी होती है। इसकी तुलना में कैसी होती है, बड़ी होती है। तो ऐसे युग्मक को क्या कहा जाएगा, उगैमस प्रकार का या विषम युग्मकी कहा जाता है। चलिए देखते हैं लाल शैवाल, इनके क्या लक्षण होते हैं। लाल शैवाल या रोडोफाइटा जो होते हैं ये समुद्र की सतह और गहराई दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। जहाँ सूर्य का प्रकाश जो होता है कम मात्रा में जाता है वहां पर भी होते हैं, और जहाँ सूर्य का प्रकाश जो होता है वह अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वहां पर भी ये पाए जाते हैं। इनका लाल रंग जो होता है वह इनमें उपस्थित वर्णक के कारण होता है, जो है आर फाइकोइरिथ्रिन। इसी वर्णक के कारण इनका रंग जो होता है वह लाल दिखाई देता है। लेकिन इसके अतिरिक्त इनमें क्लोरोफिल ए और डी भी उपस्थित होता है, और एक और वर्णक इनमें पाया जाता है आर फाइकोसाइनिन नामक। इनमें जो भोजन का संचय होता है वह होता है फ्लोरोडियम स्टार्च के रूप में। इनमें जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वह तीनों प्रकार से होती है, और वर्ती प्रजनन जो होता है वह विखंडन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक प्रजनन जो होंगे वह बीजाणु निर्माण द्वारा होते हैं, और लैंगिक प्रजनन जो होता है वह उगैमस प्रकार का होता है। इनका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम और पोरफायरा। शैवालों का दूसरा वर्ग है फियोफाइटा, इसे भूरा शैवाल भी कहा जाता है। ये भी समुद्री आवास में पाए जाने वाले शैवाल होते हैं, और इनके जो माप होते हैं, आकार होते हैं, इनमें भिन्नताएं पाई जाती है। इनमें भूरा रंग जो होता है वह इनमें उपस्थित वर्णक के कारण होता है, जो होता है फ्यूकोजेंथिन। इसी के कारण इनका रंग जो होता है वो भूरा या पीला सुनहरा रंग का दिखाई देता है। इनमें इसके अतिरिक्त क्लोरोफिल ए वर्णक भी पाया जाता है, कैरोटीन वर्णक उपस्थित होता है, जेंथोफिल वर्णक भी इनमें उपस्थित होता है। इनके भोजन जो होते हैं वह संचित रहते हैं, वो स्टार्च का ही, कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है, लेमिनेरिन या मैनिटोल के रूप में। इनमें इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की ही बनी होती है, लेकिन इसके साथ साथ उनमें एक अतिरिक्त पदार्थ होता है जो एल्जीनिक अम्ल के रूप में जिलेटिन का आवरण बनाता है। इनमें जो प्रजनन की विधियां होती हैं उसमें वर्ती प्रजनन में ये विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं। लैंगिक प्रजनन जब करते हैं तो जूस्पोर्स का निर्माण करते हैं, और इनमें जब लैंगिक प्रजनन होता है तो ये तीनों प्रकार से
समयुग्मकी, विषमयुग्मकी या असमयुग्मकी प्रकार से लैंगिक प्रजनन करते हैं। इनका उदाहरण है एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सारगासम, फ्यूकस आदि। शैवाल का अगला वर्ग जो है वह है हरा शैवाल या इसको क्लोरोफाइटा कहा जाता है। इनका हरा रंग जो होता है वो इनमें पाए जाने वर्णक क्लोरोफिल ए व बी की अधिकता के कारण होता है। ये जो होते हैं इनमें जितने भी हरे शैवाल होते हैं इनमें जो हरित लवक होता है उनके आकार में बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। इनके आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। डिस्क के समान, प्लेट के समान या कप के समान या जालिकावत या सर्पिल या फीतेनुमा रिबन के समान इनमें हरित लवक जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इनके हरित लवक में पायरीनाइट एक स्टार्च होता है, ये उपस्थित होता है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो 2 लेयर की बनी होती है। बाहरी लेयर जो होता है वो पेक्टिन पदार्थ का बना होता है और भीतरी स्तर जो होता है वह सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। हरे शैवाल जो होते हैं वह जो भोजन संचय करते हैं उसको स्टार्च के रूप में संचित करके रखते हैं। हरा शैवाल जो होगा इनमें जो प्रजनन विधियां होती हैं उसमें जब वर्धी प्रजनन करते हैं तो खंडन विधि के द्वारा करते हैं। जब इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है तो जू स्पोर्स जल बीजाणु का निर्माण करते हैं और लैंगिक प्रजनन में तीनों प्रकार के युग्मकों के निर्माण के द्वारा ये प्रजनन करते हैं। इनका एग्जाम्पल जो है उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा और कारा आदि। शैवाल जो होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं और उनका निम्नलिखित प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। शैवाल जो होते हैं वह पृथ्वी पर जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो यह लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस प्रकार ये CO2 का उपयोग कर लेते हैं स्थिरीकरण करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसीलिए यह समुद्री या जलीय जीव जो होते हैं उनके लिए प्रमुख रूप से उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। उनके लिए ये मुख्य भोजन होते हैं। कुछ लाल शैवाल जैसे कि जिलेडियम है, ग्लेसिलेरिया है, इन शैवालों से एगर नाम का एक पदार्थ प्राप्त होता है जो कि जेली के समान होता है और इसका उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला में संवर्धन माध्यम के रूप में। जीवाणुओं को जब संवर्धित करना होगा तब इसलिए इस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जेली बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही बेकरी उत्पादन बनाने में भी और कुछ सौंदर्य प्रसाधनों में भी इस एगर का उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे शैवाल भी होते हैं जैसे पोरफायरा है, ग्रेसिलेरिया है, सारगासम है। इनकी बहुत सारी अन्य स्पीसीज होती हैं जिनको मनुष्य जो होते हैं वह भोजन के रूप में तथा साथ ही पशुओं के चारे के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला है, इनको क्या किया जा सकता है, वाहित मल के उपचार में इनका उपयोग किया जाता है। जब वाहित मल का उपचार करते हैं तो जो ऑक्सीकरण टंकी होता है वहां पर इस शैवाल को जीवाणुओं के लिए ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से शैवाल जो होते हैं वह मनुष्य के साथ साथ वातावरण के लिए भी लाभदायक होते हैं। हमने शैवालों के महत्वपूर्ण लक्षण में एक लक्षण देखा था जिसमें इनके जीवन चक्र में युग्मकोद्भिद अवस्था जो होता है वो प्रभावी होता है और बीजाणुद्भिद अवस्था जो होता है वह अप्रभावी होता है। तो ये प्रभावी और अप्रभावी इनमें जो पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, पादप जो होते हैं इनमें पीढ़ी एकांतरण जो होता है, इसका अर्थ होता है कि एक ही जीव जो होता है वह अपने पूरे जीवन काल में 2 अलग अलग कायिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है, तो इसे कहा जाता है पीढ़ी एकांतरण। यहाँ पर जो शैवाल होते हैं ये युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है इनको प्रदर्शित करते हैं और ये युग्मकोद्भिद अवस्था जो होते हैं ये अगुणित कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं।
ये अगुणित कोशिकाएं जो होती हैं वो युग्मक होती हैं। कह सकते हैं कि ये युग्मक का निर्माण करने वाला संरचना होता है। दूसरी अवस्था जो होती है वह होती है बीजाणुद्भिद अवस्था। बीजाणुद्भिद अवस्था जो होता है यह द्विगुणित संरचना होता है और जब यह विभाजन करके अगुणित संरचनाओं का निर्माण करता है जो बीजाणु कहलाता है। तो युग्मकोद्भिद अवस्था जो होते हैं इनमें प्रभावी होते हैं, इनको गैमेटोफाइट कहा जाता है। और बीजाणुद्भिद अवस्था जो होते हैं वो अप्रभावी होते हैं, इनको स्पोरोफाइट कहा जाता है। तो ये बीजाणुद्भिद जो होते हैं वह युग्मकोद्भिद पर आश्रित होते हैं और जितने संवहनी पादप होते हैं उनमें ये बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है वो प्रभावी होती है और युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है वो प्रभावी रूप में पाई जाती है। तो प्रभावी और अप्रभावी का मतलब क्या हुआ कि पूरे जीवन काल में जो प्रभावी होगा वह संरचना जो होगा वो लंबे समय के लिए दिखाई देगा और जो अप्रभावी संरचना होगी वह कम समयावधि के लिए ही होगी। तो इस प्रकार इनमें पीढ़ी एकांतरण जो होता है इसमें ये दो प्रकार की शारीरिक रचनाएं जो होती हैं वो इनमें दिखाई देती है। इसके आधार पर पादप जो होते हैं इनमें 3 प्रकार का जीवन चक्र जो होता है वो दिखाई देता है। इनमें जो 3 प्रकार के जीवन चक्र होते हैं इनमें जो अगुणित अवस्था होती है और जो द्विगुणित अवस्था होती है वह कम समय या अधिक समय के लिए प्रभावी होती है। तो पहला जो अवस्था होता है वह कहलाता है अगुणितक अवस्था, इसको कहा जाता है हैप्लैंटिक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण। इसमें क्या होता है, अगुणितक में क्या होता है कि जो अगुणित संरचना जो होती है वह अधिक समय के लिए प्रभावी होती है, अधिक समय तक यह जीवित रहेगा, अधिक समय के लिए जीवित रहेगा। ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है, भोजन निर्माण भी करता है और ये किसी पर निर्भर नहीं होता है, ये मुक्त होता है, किसी पर अपने जीवन काल के लिए निर्भर नहीं होता है। तो ये अगुणित अवस्था जो होता है वो कहलाता है युग्मकोद्भिद अवस्था, जहाँ पर यह अगुणित संरचनाओं को निर्माण करता है। तो ये युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है वह शैवाल जो होते हैं वे प्रदर्शित करते हैं। शैवाल जो होते हैं इनका जो सुकाय होता है वह युग्मकोद्भिद होता है और इनकी जो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है जो कि द्विगुणित अवस्था होती है, बीजाणुद्भिद अवस्था, ये जो अवस्था होती है वह द्विगुणित अवस्था होती है और युग्मकोद्भिद जो होता है वह अगुणित अवस्था होता है। तो बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है वह कम समय के लिए प्रभावी होती है और साथ ही साथ यह मुक्त नहीं होता है। यह किस पर आश्रित होता है, युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है। जब तक यह बीजाणु का निर्माण नहीं कर लेता है, बीजाणु परिपक्व नहीं हो जाते हैं और बीजाणु परिपक्व होकर के जब तक जमीन पर नहीं गिर जाते हैं तब तक ये बीजाणुद्भिद जो होगा वो युग्मकोद्भिद पर आश्रित रहता है। तो इस प्रकार का जो पीढ़ी एकांतरण प्रदर्शित होता है उसको कहा जाता है अगुणितक या हैप्लैंटिक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण। दूसरा जो होता है वह कहलाता है द्विगुणितक। द्विगुणितक जो होता है या डिप्लैंटिक प्रकार का। डिप्लैंटिक प्रकार का जो जीवन चक्र जो प्रदर्शित करते हैं जो पादप जो होते हैं इसमें मुख्य रूप से हम जो पौधे अपने आसपास देखते हैं, जो एंजियोस्पर्मी के पौधे होते हैं जिसको हम अपने आसपास प्राय देखते हैं वो प्रदर्शित करते हैं। इसका जो डिप्लैंटिक जो संरचना होती है यह ज्यादा प्रभावी होती है, डिप्लैंटिक या द्विगुणित संरचना। तो द्विगुणित संरचना जो होती है वो क्या होती है, बीजाणुद्भिद संरचना होती है। बीजाणुद्भिद संरचना जो होती है यह संरचना अधिक समय के लिए प्रभावी होता है, साथ ही साथ ये स्वयं प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और अपने लिए भोजन का निर्माण कर सकते हैं और यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है अर्थात अपने जीवन के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये बीजाणुद्भिद अवस्था जो कि 2N अवस्था कहलाती है ये अधिक समय के लिए प्रभावी होते हैं और इन पर युग्मकोद्भिद अवस्था जो होता है वह आश्रित होता है।
जब तक युग्मक का निर्माण नहीं हो जाता है और युग्मक आपस में संलयित होकर के किसी युग्मनज का निर्माण नहीं कर लेते हैं, तब तक ये युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है वह बीजाणुद्भिद पर क्या होती है, आश्रित होती है। ये अप्रभावी अवस्था मतलब कम समय के लिए होगा इसका जीवन काल, ये मुक्त भी नहीं रहेगा, ये किस पर आश्रित हो जाएगा, बीजाणुद्भिद पर आश्रित हो जाएगा अपने पालन पोषण के लिए। तो ये वाला पीढ़ी एकांतरण कहलाता है द्विगुणितक या डिप्लैंटिक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण। तो ये एंजियोस्पर्मी कुछ शैवाल होते हैं, इनमें भी इस प्रकार का जीवन चक्र जो होता है वो पाया जाता है। तो एक तीसरे प्रकार का जो जीवन चक्र होता है, इसमें दोनों अवस्थाएं जो होती है वो कम समय के लिए क्या रहती है, जितने भी समय के लिए रहती हैं वे प्रभावी अवस्था को प्रदर्शित करती है। तो ये तीसरी अवस्था जो होती है वो कहलाती है अगुणितक द्विगुणितक। तो यहाँ पर जो ब्रायोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा जो होते हैं, जो ये पादप होते हैं, इनमें ये दोनों अवस्थाएं जो होती है वह स्वतंत्रता पूर्वक रहती हैं। वहां पर ये दोनों मिश्रित अवस्था को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात बीजाणुद्भिद जो होते हैं और युग्मकोद्भिद जो होते हैं, एक में युग्मकोद्भिद अवस्था अधिक प्रभावी होगा और बीजाणुद्भिद जो होगा वो कम समय के लिए प्रभावी होगा, लेकिन दूसरे में ये बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है वो अधिक प्रभावी होती है और युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है वो कम समय के लिए प्रभावी होती है। लेकिन ये दोनों जो होते हैं वो मुक्त जीवन भी जीते हैं, इसीलिए इनको मिश्रित प्रकार कहा जाता है, हैप्लोडिप्लैंटिक। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के जीवन चक्र को प्रदर्शित करते हैं।